दोस्तों नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और लगभग सभी चैनल्स ने एनडीए गठबंधन को तकरीबन 360-370 सीटें दी हैं। कुछ लोगों ने 400 पार भी करा दिया है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल का तकनीकी पक्ष क्या है और वास्तविक सच्चाई क्या है, कौन कितना आगे है और कौन एक्चुअली आगे है। तो हमारे साथ हैं श्री के राय सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि कितना सही है एग्जिट पोल। देखिए, जो अभी कल घटित हुआ है एग्जिट पोल, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है। अगर कभी इस पर से पर्दा उठेगा, हिंदुस्तान में सरकार बदलेगी और इसकी जांच कराएगी, तो ये दूसरा वाटरगेट कांड हुआ है जिसमें एक चुनी हुई सरकार को एक फ्रॉड के जरिए गिराने की कोशिश में इस देश के जो दो सबसे खतरनाक राजनेता और उनके पीछे के दो सबसे शोषक लालची कारपोरेट कंपनियों के मालिक और उसके पीछे इस देश की का बिका हुआ मीडिया की संलिप्तता है। आप कहीं से भी इनके भविष्यवाणी, इनके एनालिसिस से नहीं लगा कि इन्होंने कहीं एग्जिट पोल के लिए कोई ग्राउंड एनालिसिस किया। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने, जैसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसकी एक पर्ची लिख के राजनाथ जी को पकड़ा दिया, जिन्होंने वसुंधरा राजा को पकड़ा दिया, राज्य को उन्होंने अनाउंस किया। उसी तरह से लगा सारे चैनलों को उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई और कहा कि देखो, मैंने 400 पार कहा और अगर तुमको बंगाल की खाड़ी में डूब के नहीं मरना है तो तुमको मेरी बात की तस्दीक करनी पड़ेगी। और होड़ लग गई। कुछ लोग तो मोदी जी ने जो सपना देखा था मुंगेरी लाल वाला, उससे भी आगे कूद पड़े और कुछ लोग उसी के इर्द गिर्द नाचने लगे। आप ये समझिए कि ये सारा हो क्यों रहा है। यह सारा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि 4 तारीख को जो मतगणना होगा उसको मैनिपुलेट करने में कितनी सफलता मिलेगी इस झूठ के प्रचार से, जिस पर हिटलर और गोएबल्स को भी शर्म आएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो आईएएस होता है, जिस पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का पीएमओ का नियंत्रण होता है, उसको, उसकी गर्दन को अपने मुट्ठी में दबोचने के लिए इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। ये जो इस देश की जनता स्वीकार कर रही है कि 400 पार होगा और मीडिया स्वीकार कर रही है, उस नतीजे को तुम्हें देना पड़ेगा। और इसके लिए वो सब कुछ, जैसे ये कहा जा रहा है, पुष्ट बात नहीं है कि गृह मंत्रालय से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किए जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का ऐसा अपहरण है, ऐसा लोकतंत्र का चीरहरण है, ऐसा लोकतंत्र के साथ बलात्कार है कि ये रेवन्ना की घटना भी इसके सामने शर्म करेगी। हमारे देश में जहाँ इतनी विविधता है, जहाँ आर्थिक स्तर पर लोग हैं, सांस्कृतिक स्तर पर लोग बटे हुए हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, भाषा के स्तर पर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी जातियां हैं, कितने वर्ग हैं, कितने सोचने वाले लोग हैं। आपने कितना किया, कितने लोगों से मिले। मैं सिर्फ इलाहाबाद का कर, इलाहाबाद में वो कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही। इलाहाबाद में 1833 बूथ है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 1833 बूथ है। अगर वो पर बूथ उन्होंने 10 आदमी से बात किया होता, मैं तो सैकड़ों बूथों पर अपने मित्र अंशु मालवी हो, चाहे उदेश राय हो, चाहे और साथी घूमता रहा। मैं तो एक भी ऐसे एनालिस्ट को, एक भी ऐसे एग्जिट पोलर को मैंने नहीं देखा जो जनता से कुछ पूछ रहा हो। तो 1833 में अगर 10 आदमी से हर बूथ पे मिले हो तो ये 18,330 लोगों से मिलना पड़ेगा, तब मिनिमम, तब जाकर ये कोई ओपिनियन बताने की हैसियत में हो। और केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 मिनिमम, जबकि वहां सैकड़ों वोटर हैं जो तांता लगाए आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोट दे के जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर बैठे हुए, चाय की दुकानों पे हैं। उन्होंने कितने लोगों से पूछा? उन्होंने इस बार का तो जो पूरा एनालिसिस है वो सरकार के द्वारा प्रदत्त है। वो मोदी जी और शाह स्वयं इसलिए इस चीज को निर्देशित कर रहे हैं कि आपको इतना बताना है क्योंकि हमको लोकतंत्र का अपहरण करना है। अदरवाइज जिस तरह से शेयर का बाजार धड़ाम से गिर रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया में चर्चा है कि भारत के लोकतंत्र में एक बड़े परिवर्तन की आहट चल रही है,
जिस तरह से यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर पूरे विश्व पटल पर इस बात की चर्चा है कि भारत में एक नई शक्ति, एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इमरजेंस हो रहा है। मोदी जी घबरा गए हैं। मोदी जी को लग रहा है कि मुझे पुतिन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर कोरिया के शासक बने हुए हैं, यहाँ पर बांग्लादेश में बिना चुनाव किए प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, पाकिस्तान में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसको जेल में बंद करके कोई चुनाव जीत सकता है, तो भारत में हम जेल में नहीं भेज सके तो हम पूरे उस ईवीएम सिस्टम को ही हाईजैक करके प्रधानमंत्री बन जाए। ये वही नकल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हुआ, जो रूस में हुआ और जो अभी अभी बांग्लादेश में हुआ। तो ये इसके लिए सारे पार्टियां चौकन्नी हैं, इसके लिए सारे बुद्धिजीवी चौकन्ने हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है कि इस देश के इतिहास में पत्रकारिता से, मीडिया से जुड़े हुए लोग ने अपना जमीर किस तरह से बेचा है। जिस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, उस वक्त रामनाथ गोयनका ने जनसंता और एक्सप्रेस में फर्स्ट फ्रंट पेज काला करके छाप दिया और कहा कि हम बिक जाएंगे लेकिन इमरजेंसी का समर्थन नहीं करेंगे। उनके पास कोई दूसरा व्यापार नहीं था। लेकिन आज सारे मीडिया वाले, सबके पास मेडिकल कॉलेज है, सबके पास शुगर मिल है, सबके पास बियर के कारखाने, सबके पास जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है और अखबार चलाते हैं और चैनल चलाते हैं। उसके जरिए वो सरकार से पर दबाव बनाते हैं। तो ये इन बिके हुए लोगों का पूरा जो खेला है उसी को एग्जिट पोल लोग कह रहे हैं। ये एग्जिट पोल पूरी तरह से एक फ्रॉड है। इसका सच से कोई रिश्ता नहीं। सर, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, एक्सिस जो पोल करवाया गया इंडिया टुडे ग्रुप से, उसके एमडी ने पहले राउंड में ये कहा कि बीजेपी लगभग 360 सीट जीत सकती है। जब तीसरा चरण बीतता है तो वो कहते हैं कि बीजेपी 340 सीट जीत सकती है। और जब पांचवा चरण हुआ तो उन्होंने कहा कि फाइट कांटे की है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि पहले चरण में ऐसा लग रहा था कि एनडीए 60+ जीतने जा रहा है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कांटे की टक्कर है। और उन्हीं एमडी ने ये आंकड़ा जारी किया है और तकरीबन 400 के करीब पहुंचा दिया है। तो ये दो विरोधाभास जो दिख रहा है, आप देखिए, ये विरोधाभास क्या बताता है? ये विरोधाभास ये बताता है कि वो सच बोलने का दुस्साहस और साहस उनके अंदर नहीं है। जब चुनाव शुरू हुआ तो एक चैनल ने, जिनका नाम लिए बगैर मैं बता रहा हूँ, कि विपक्ष को उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1 सीट दिया, फिर 4 सीट दिया और धीरे धीरे आज स्थिति ये हो गई कि लोगों ने कहा 50-50 और कुछ लोगों ने कहा नहीं 60 और 65 तक विपक्ष पहुंच सकती है। और जब सारे बड़े एनालिस्ट ने जो क्षेत्र में थे, जो घूम रहे थे, वो उन्होंने कहा कि 35 से लेकर और 45 तक में तो कोई बहस ही नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं इलाहाबाद, आप कौशाम्बी हार रहे हैं, आप प्रतापगढ़ हार रहे हैं, आप यहाँ तक इतनी बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आप यह भी कहने के लिए तैयार हैं कि आप रायबरेली और अमेठी भी हार रहे हैं, आप आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर भी हार रहे हैं। तो आखिर वहाँ कौन जीत रहा है? कन्नौज भी हार रहे हैं। इसका मतलब कि बनारस के अलावा कहीं चुनाव ही नहीं हो रहा है। सिर्फ बनारस में, जहाँ पर पूरा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बैठा है, जहाँ पे अमित शाह बैठे हैं, जहाँ गाँव में 5-5 लाख रुपए प्रधानों को दिया जा रहा है, इस तरह की चर्चा है, जहाँ पे पूरा पीएमओ के अलावा इस देश के कारपोरेट सारे हैं। आप बनारस में कोई कमरा नहीं अलॉट करा सकते। होटल वाला कहेगा कि कमरा हमारा खाली है, लेकिन ऊपर से आदेश है कि किसी को अलॉट न कराइएगा। इस तरह से गुजरात से और कहाँ से व्यापारी और उद्योगपति आकर जगह छेके हुए रुपया लेकर आकर चुनाव संचालित करने, मतगणना संचालित करने। तो ये तो जनरल, देखिए जनरल हो गया था। लास्ट में आते आते हर चैनल कह रहा था, इन झुट्टों और मक्कारों को छोड़कर, कि भाजपा 220 से आगे नहीं बढ़ रही है। और हर चैनल कर रहा था कि 300 के आसपास या उससे ऊपर जो गठबंधन है वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही। हर चैनल कह रहा था कि कम से कम आधी सीट महाराष्ट्र में इनके पास है, आधी सीट उत्तर प्रदेश में इनके पास है, आधी से ज़्यादा कर्नाटका में, आधी से ज़्यादा तमिलनाडु में है, बंगाल में दीदी की सीट बढ़ रही है, दिल्ली में 7 में 2, 3, 4 जीतने की संभावना, हरियाणा में तो लोग 10 में कोई 10 भी कह रहा था, लेकिन 5-6 तो सभी कह रहे थे। पंजाब में भाजपा की कोई उपस्थिति ही नहीं है। में तो 10 सीट में 15 सीट दे दिया था। हाँ, वो तो उन चीजों पर तो रमेश जी प्रकाश डालेंगे कि इनका झूठ कहाँ कहाँ पकड़ा गया और यह किस तरह से जिस पार्टी को अपने गठबंधन में भाजपा के 5 सीट मिला, उसको 7 सीटों पर जिता दिए। तो ये तो पूरा का पूरा लग रहा है कि उनको पर्ची पकड़ाई गई है। ये पर्ची सिस्टम था जिसमें सारे के सारे चैनल इनका पैसा लेकर इनका प्रचार कर रहे थे।
केवल 48 घंटे इसका जीवन है। बस ये यही चाह रहे हैं कि विपक्ष का जो कार्यकर्ता है, जो मतगणना के समय ईवीएम मशीन के सामने बैठा है, उसके सामने वो इतना डिमोरलाइज हो, क्योंकि इनकी एक योजना और है। जैसे आज इन्होंने शायद घोषणा कर दिया है कि उपचुनाव में जिन जगहों पर भाजपा जीती उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, शायद नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर, तो वो माहौल बना रहे कि भाजपा जीत रही है। जहां भाजपा बिना लड़े जीत गई उसका भी माहौल बना कि यहाँ तो निर्विरोध हुआ, यहाँ पर्चा ही नहीं सही मिल पाया। तो अब ये उन राज्यों का पहले डिक्लेयर करेंगे कल जहां पर भाजपा बेहतर पोजीशन में, जैसे वो गुजरात का पहले डिक्लेयर करेंगे। भाजपा एक तरफा जीत रही, भाजपा ने 90% सीट 100% सीट कब्जा कर लिया, प्राप्त कर लिया। दक्षिण में नॉर्थ ईस्ट में भी जहां उनकी बेहतर पोजीशन है, तो एक साइकोलॉजी बनाएंगे ताकि चुनाव मतगणना से संबंधित जो विपक्ष की ताकत है नौजवानों की और कर्मचारियों की, वो डिमोरलाइज हो जाए। तो आज जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है, सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल जो वारफेयर है कि विपक्ष को, जिसके लिए सबसे ज्यादा सचेत हमारे माननीय अखिलेश यादव हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने बाकायदे, जिसके लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील जो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, जिसके लिए हमारे जो ये भारत जोड़ो अभियान की तरफ से बहुत सारे बुकलेट्स आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो जारी कर रहे हैं। तो हमने कभी अपने जो भी हमारा अनुभव है, हमने कभी विपक्ष को इतना सजग, इतना चौकन्ना, इतना तैयार नहीं देखा जितना इस भ्रष्ट बेईमान मक्कार सरकार और उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ इस बार दिखाई पड़ रहा है। और शायद ये जो मोदी की विदाई है, जिस दिन मोदी विदा होंगे उस दिन भाजपा में भी इनकी दुर्गति होगी, पार्टी से निकाले जाएंगे, पार्टी में ये दोयम दर्जे के नागरिक साबित होंगे। अमित शाह का लड़का जो महान क्रिकेटर है इस देश में, जो T20 वर्ल्ड कप खेलने गया है अमेरिका बैट बल्ला लेकर, वो उसका स्वागत, ऐसे लोगों का स्वागत के लिए तिहाड़ जेल में साफ सफाई का बंदोबस्त होगा। ये सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, ये पिछली सरकारों के जो कुकर्म है उसका हिसाब भी इस बार करेगी ये सरकार। सर, एग्जिट पोल में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे संभावना ये जताई जा रही थी कि बीजेपी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पंजाब के अलावा केरला में। दक्षिण भारत में ये माना जा रहा था कि परंपरागत रूप से कर्नाटका में बीजेपी की जो पोजीशन है हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा था कि पी सदाशिवम जो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी मेहनत की वजह से एनडीए की सीटें कम होंगी। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में, केरल में दिखा रहे हैं कि 4 सीट जीत रही बीजेपी, जबकि ये लगभग इम्पॉसिबल है। पंजाब में दिखा रहे हैं कि लगभग 4 से 5 सीट जीत रहे हैं, लगभग ये भी इम्पॉसिबल है। और कर्नाटका में ये दिखा रहे हैं कि ये लगभग 22-23 सीट जीत रहे हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मुझको तो ये कहना है कि उन कंपनियों को करोड़ों रुपया देने वाली न्यूज़ चैनलों को और न्यूज़ चैनलों को करोड़ों रुपया देने वाले अंबानी, अडानी और कंपनियों को शर्म आनी चाहिए कि केरल में वो कह रहे हैं कि भाजपा को 3 सीट 4 सीट, केरल में वो कह रहे हैं कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस को 0 मिलेगा, कांग्रेस को बाकी सीटें मिलेंगी। ये कैसे संभव है? अगर वो ये कहते कि केरल में भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ रहा है, ये बात सही हो सकती है, बढ़ भी रहा है उन लोगों का, जो भी प्रयास कर रहे हो, जो भी वहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो, हत्या की राजनीति कर रहे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि केरल में वाम मोर्चा को 1 भी सीट नहीं मिलेगी और भाजपा को 3 सीट मिलेगी? इतना बड़ा झूठ इस देश में, इस दुनिया में कौन मानेगा? फिर आप कर्नाटका में आ जाइए। कर्नाटका में जो कोस्टल कर्नाटका है, वहां पर उसको उन्होंने लैब बनाया, वहीं पर उन्होंने लड़कियों के चेहरे से, मुस्लिम लड़कियों के चेहरे से उन्होंने खींचा वो जो हिजाब है, और वहीं लड़कियों से कहा हिजाब पहनने पर परीक्षा नहीं दिया जाएगा, और पूरे देश में उसको प्रचारित किया। तो कोस्टल कर्नाटका में वो सीट पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा सुनहरे दिन उनको आ गए तो वो 50% सीटें कर्नाटका की जीत सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, कम 50% से भी कम। तमिलनाडु में तो इनकी बोनी होती नहीं है, तमिलनाडु में हो ही नहीं सकती। आंध्रा में इनका जो एलाइज है, टीडीपी है, उसकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन टीडीपी पर इस समय इतना दबाव है। दक्षिण में जो भी एलाइज इनके साथ है, चाहे वो आंध्रा में हो, चाहे वो हैदराबाद की पार्टी में और पार्टियों में, उन पे दबाव है कि वो बीजेपी से हटें, क्योंकि ट्रेडिशनली वो लोग एंटी बीजेपी रहे हैं। वो खास तौर पे ईडी और सीबीआई के प्रेशर में छोटी छोटी पार्टियां जो बड़े बड़े करप्शन में लिप्त रहती, वो उन्होंने भाजपा के साथ गठजोड़ किया है। तो आज की स्थिति है कि वहाँ बड़ी जबरदस्त दबाव पार्टियों के नीचे के कतारों से कि आप हटिए। इसलिए जहां भी चांस मिला, आप देख लीजिएगा, जहां भी चांस मिला कि
गठबंधन की सरकार बनने के दरवाजे खुल रहे हैं, संभावना बढ़ रही, वहां साउथ की ये सारी पार्टियां गठबंधन के साथ खड़ी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग बीजेडी। क्योंकि बीजेडी में वो सीधे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे इतना गंदा और ओछा कमेंट किया है, जिस तरह से उनके स्मरण शक्ति पर इतना घटिया कमेंट किया प्रधानमंत्री ने, जिस तरह उनको जिले का नाम और कैपिटल का नाम, एक प्रधानमंत्री इतना मूर्ख हो सकता है कि वो जिले का जो हेडक्वार्टर उसको कैपिटल कर रहा है, और ये इस मूर्खतापूर्ण बयान के जरिए वो नवीन पटनायक पर आक्षेप लगा रहा है। वो वहाँ के स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी अपनी घुसपैठ करना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि जरा भी संभावना अगर महागठबंधन की सरकार की बनेगी तो नवीन पटनायक ठोकर मार देंगे भाजपा को। वही हाल टीडीएस की है। पूरे दक्षिण का जो जनमानस है वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है, वहाँ की पार्टियां, वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का राजनीतिक पृष्ठभूमि, एक्सेप्ट कि वो जो इनकी संस्थाएं हैं, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, इन्होंने जो दबाव बनाया हुआ। तो ये जो दक्षिण में ये गुणा गणित लगा रहे हैं, ये टोटली मतलब इर्रेशनल है, किसी भी तरह से, किसी तर्क से भी नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि केरल में वामपंथ को 0 सीट दे रहे हैं और भाजपा को 2 या 3 सीट दे रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। कम से कम इतनी मक्कारी करने के पहले कुछ लोगों से पूछ लेना चाहिए था कि समाज इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा। सर, हिंदी बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये 4 राज्य जो हैं, और इन चारों राज्यों में ही बिहार में कुछ सीटें ये दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन एमपी में बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 0 जीतेगा, जो कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लड़के की सीट है, नकुल नाथ की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि 68 से 70 सीटें एनडीए गठबंधन, बाकी इंडिया। छत्तीसगढ़ में लगभग 0 दे रहे हैं, एमपी में बताया मैंने आपको 0। इसको कैसे देखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी। राजस्थान जिसमें माना जा रहा था कांटे की फाइट होगी, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि वहाँ 20 से 22 सीटें भाजपा जीत रही है। पूरे के पूरे हिंदी क्षेत्र में मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीट और ग्वालियर प्रखंड की 2-1 सीटों के अलावा बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है गठबंधन को। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर भाजपा के पैर उखड़ते नहीं दिखाई पड़ रहे हो, और जहाँ पर लगभग सारी सीटों पर एज न हो गठबंधन का, और आमने सामने की कड़ी टक्कर न हो। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भाजपा से ज़्यादा सीट पाने के लिए का पूरे माहौल दिख रहा है। मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि भाजपा को पिछला जो इलेक्शन था, जिसमें उन्होंने करीब मेरे ख्याल से सारी सीटें जीती, नकुल नाथ 1 सीट, केवल छिंदवाड़ा सीट, जैसे बिहार में उन्होंने वो एक सीट जो है किशनगंज की कांग्रेस ने जीती, वहाँ छिंदवाड़ा जीते थे, लेकिन 2-3 सीट जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा रंगमंच है। एक्चुअली सच्चाई है कि केंद्र में जो सरकार बदलेगी, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से बदलेगी, और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को छोड़ दिया जाए, जिसमें भी अभी भी ये चांस है कि बांदा और झांसी में ये हारेंगे, और एक जगह सपा, एक जगह कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रहा है। पूरा पश्चिम में आप पश्चिम में प्रवेश करिए दिल्ली से, तो आप गाजियाबाद और वो जो गौतम बुद्ध नगर, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जीतेगी। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एक लाइन लगी हुई है भाजपा के हारने की। अब वो मेरठ हार रहे हैं, वो अलीगढ़ हार रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर हार रहे हैं, वो कैराना हार रहे हैं, वो शामली हार रहे हैं, वो सहारनपुर हार रहे हैं, वो मुरादाबाद हार रहे हैं, वो अमरोहा हार रहे हैं, वो फिर रुहेलखंड में आ जाइए, रुहेलखंड की भी सीटें हार रहे हैं, वो आगरा की सीट हार रहे हैं, वो कन्नौज हार रहे हैं, वो मैनपुरी हार रहे हैं, वो इटावा हार रहे हैं। वो किस सीट को बता रहे हैं कि वो जीतेंगे? उससे आगे बढ़िए, वो कांग्रेस वहाँ जीतने जा रही है, हमारे कानपुर में जीतने जा रही। इलाहाबाद की सीट तो बिल्कुल, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमको कोई नहीं हरा सकता बनारस से, तो मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद से उज्जवल रमन सिंह को अगर मोदी जी भी चाह लें तो नहीं हारेंगे। ये इतनी मजबूत सीट है। बगल वाली सीट हार रहे हैं, फूलपुर की जीत रहे हैं गठबंधन के लोग, कौशाम्बी जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ जीत रहे हैं। और आगे बढ़िए, चलिए जौनपुर में कोई कहेगा ये जीतेंगे, कोई कहेगा वो जीतेंगे, लेकिन मछली शहर जीत रहे हैं लोग, लालगंज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, दाहिने गाड़ी मोड़ दीजिए, घोसी जीत रहे हैं, फिर पीछे आइए, गाजीपुर जीत रहे हैं, फिर आगे बढ़िए, बलिया जीत रहे हैं, सलेमपुर जीत रहे हैं, गोरखपुर को छोड़ दीजिए, लखनऊ को भी छोड़ दीजिए, जो नतीजा होगा बोलेंगे, लेकिन उसके आगे पीछे का जाके देख लीजिए। थोड़ा सा आप उनको भी दे सकते हैं, जो पहलवान हैं, जो महिलाओं के
के प्रति उनका दृष्टिकोण काफी उदार रहता है पहलवान करणभूषण सिंह। करणभूषण सिंह का जो वाली सीट है उसको छोड़ दीजिए, तो ये तिवारी जी वाली सीट है ये हार रहे हैं, श्रावस्ती वाली सीट या हार रहे हैं, देवरिया वाली सीट या हार रहे हैं। तो ये हारने का तो सिलसिला पूरा जाल बिछा हुआ है। इधर रायबरेली और अमेठी, रायबरेली अमेठी में तो कहना नहीं, जिसको श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि अब खुद लड़ने की हिम्मत नहीं, नौकर को भेज दिया हमारे खिलाफ। वो नौकर जो है ना, उनका पूरा इतना बढ़िया किचन साफ किया है कि कहीं कोई जूठा दिख नहीं रहा, समझिए। वो नौकर ऐसा उनको अमेठी से बाहर भेजा है कि अमेठी वापसी के लिए उनको बहुत बार सोचना पड़ेगा। और रायबरेली के बारे में कोई चर्चा ही करना बेकार है। लखनऊ 1 मिनट के सोच लीजिए, लेकिन इधर मोहनलालगंज आ जाइए, इधर उन्नाव आ जाइए, इधर हरदोई आ जाइए, इधर और उसके बगल की सीट है जहाँ पूनिया साहब लड़ रहे हैं। ये हर जगह भाजपा हारने की कगार पे है। और जो 7वां चरण था जिसमें पूर्वांचल की सीटें थी, बनारस छोड़कर वो हर सीट पे हार रहे हैं। साबित वो कर दें कि किसी सीट पे वो जीत रहे हैं, बता दें कि वो गाजीपुर जीत रहे हैं, वो बलिया जीत रहे हैं, बता दें कि वो सलेमपुर किस आधार पे जीत रहे हैं। भगदड़ मची हुई है। अच्छा, आज स्थिति यह है कि बड़ी किसी चैनल ने कहा कि कुछ दिनों पहले बड़े सुरक्षा कर्मी हटाए गए और गडकरी साहब के घर पे योगी जी और मोहन भागवत तीनों ने मिलकर वार्ता किया, चाहे सच हो चाहे अफवाह हो। लेकिन ये सारी खबरें जब अफवाह बन के भी चलती हैं तो इसमें एक सच्चाई का भी फुट रहता है। नड्डा ने कहा कि आरएसएस की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। हाँ, इस बार तो आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया कि मतलब हमें भी मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी के विकल्प रूप में वो भाजपा में देख रहे, बस इतना ही देख रहे कि अगर 260 और 55 जैसी कोई स्थिति होगी तो मोदी जी को अपने कंधे से उतार देंगे। उसके विकल्प में चाहे हमारे बाबा को ले आवे, चाहे राजनाथ सिंह को ले आवे, चाहे वो गडकरी साहब को ले आवे, लेकिन ये स्थिति आने वाली नहीं है। महागठबंधन और गठबंधन काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से भारत में शासन करने जा रही, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने जा रही है और जो मोहब्बत की दुकान है उसको रोशन करने जा रही है। सर, आपने इलेक्शन कमीशन की चर्चा की शुरुआत में। इलेक्शन कमीशन के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने एक ट्वीट किया और डीएम को ट्वीट करते हुए कहा कि मनोज सिन्हा के बेटे कुछ समर्थकों के साथ किसी बूथ पे बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में डीएम ने रिप्लाई किया कि वो वोट डालने गए हैं, लेकिन उसी पर कई लोगों का रिप्लाई आया कि वहाँ उस बूथ पर उनका वोट ही नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरा प्रकरण, जयराम रमेश ने यह कहा कि 150 डीएम के पास अमित शाह ने फ़ोन किया, धमकी दी। इलेक्शन कमीशन ने शाम तक आज शाम तक जयराम रमेश से ये जवाब मांगा है कि 150 जो डीएम है उनका नंबर आप दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रवैया है, जैसा इलेक्शन कमीशन का एक रवैया है कि गांधीनगर सीट पर जो बूथ बना था उसके सामने श्री राम की पूरी स्टैचू लगी थी। बिल्कुल। इसके अलावा मेरठ में अरुण गोविल प्रचार करते हुए श्री राम की पूरी तस्वीर, साथ में अमित शाह हवा में लहराते हुए तस्वीर लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने किसी गाने में भवानी शब्द का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप उस शब्द को हटाइए, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम उस शब्द को नहीं हटाएंगे, आप भाजपा से कहिए कि वो अपने जो सॉन्ग है उनका एंथम है वहाँ से वो शब्द हटाए, तब हम हटाएंगे। तो कुल पूरा जो होल सिनेरियो है इलेक्शन कमीशन को लेकर, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है, अच्छा कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चूंकि मोदी सरकार ने चुना है इसलिए इलेक्शन कमीशन स्वायत्त या ऑटोनॉमस नहीं है, लेकिन इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन को सरकारें ही चुनती रही हैं। कांग्रेस रिज्यूम में भी इलेक्शन कमीशन को सरकारें ही चुनती थी और टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर इस देश को मिले, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक गरिमामय तरीके से आगे बढ़ाया और ये बताया कि इलेक्शन किस तरह से संपन्न किए जाते हैं। क्या सोचते हैं आप, इलेक्शन कमीशन कहाँ है आज? आप शेषन और कुरैशी साहब के दिनों को याद दिलाकर हम लोगों को बहुत दुख न पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा था सीबीआई को, उस तोते से भी बुरी स्थिति में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को राजीव कुमार ने रख दिया है। ये 150 डीएम का नाम मांग रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। कांग्रेस के प्रवक्ता को तो हिम्मत करके राजीव कुमार से कहना चाहिए कि तुम जाकर अमित शाह से पूछो कि तुमने किस किस डीएम से बात किया और क्या बात किया, इसका खुलासा करो। और चुनाव के दौरान इस देश का गृह मंत्री मतगणना के पहले किसी जिले के जिलाधिकारी से बात कर सकता है कि नहीं चुनाव संबंधी? क्यों? जिस दिन इसने 44 दिन का 7 चरणों वाला चुनाव घोषित किया, उसी दिन साबित हो गया है कि चुनाव के सारे कार्यक्रम
7 चरणों में 72 दिन। तो चुनाव के सारे कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बनकर इनके पास जा रहा है, जिसपे इनका दस्तखत हो रहा है। आप 39 सीट है तमिलनाडु की, उसको एक चरण में आपने निपटा दिया। 40 सीट है बिहार की, उसका चुनाव आप 7 चरण में कर रहे हैं। इसलिए कि जानते हैं कि तमिलनाडु में हमें ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको एक में करके खत्म करो। और बिहार में हम मैनिपुलेट करेंगे, इनको थकाएंगे, इनका सारा खाता हमने सीज कर दिया है, इनके लोगों के यहाँ छापे मार के इनके पैसे उठा लिए हैं और इनको चुनाव प्रचार के पूरे संसाधन इनके पास नहीं है, इसलिए 7 चरण में और इनके लोगों को भी गिरफ्तार करो, जैसा चुनाव के दौरान इन्होंने झारखंड में किया, शिबू सोरेन के लोगों को, हेमंत सोरेन के लोगों को गिरफ्तार किया। ये उजागर हो गई बेईमानी जब इन्होंने 7 चरणों में इस देश के और यह और उजागर हो गई कि इतने भयंकर गर्मी में जब 49-50 डिग्री टेम्परेचर है, हमारे मतदान कर्मियों को खुले ट्रकों में और पुरानी बसों में ले जाया गया और 150 से ज़्यादा मतदान कर्मी इस देश में केवल लू के चपेट में आके मर चुके हैं। परसों खबर थी कि मिर्जापुर में 7 हमारे मतदान कर्मी अपना जान गंवा चुके हैं। तो इस हत्या के लिए इस देश का चुनाव आयोग और उसका मालिक राजीव कुमार जिम्मेदार है। ये एक ऐसा मर्डर है जिसके खिलाफ इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसी परिस्थिति में ऐसी कार्यदशा उनके ऊपर थोप दी है और इतने न्यूनतम सुविधाओं में उनको इस भीषण गर्मी में ढकेला है कि मृत्यु के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो ये राजीव कुमार ये बहुत प्रधान सेवक है हमारे माननीय मोदी जी का और उन्हीं के इशारे पर कर रहा है। आपको पता है, जिस वक्त माननीय मोदी जी सांप्रदायिक भाषण करके हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, राजस्थान से उन्होंने शुरू किया, जिनके ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं, फिर मुसलमानों की संपत्ति बांट दी। तो उसके बाद चुनाव आयोग को शिकायतें हुई, करीब कम से कम 2000 शिकायतें हुई, जिसमें देश के प्रमुख बुद्धिजीवी थे, प्रमुख पार्टियां थी और पुराने चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग थे। चुनाव आयोग ने क्या किया, इस देश के इतिहास में इतना बड़ा हास्यास्पद नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के खिलाफ भी एक शिकायत को एंटरटेन किया और चुनाव आयोग ने 2 चिट्ठी लिखी, एक JP नड्डा को लिखी, शिकायत है माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चिट्ठी जा रही है JP नड्डा को जो भाजपा के प्रेसिडेंट है, शिकायत है राहुल गांधी के खिलाफ और चिट्ठी जा रही है खड़गे साहब को जो कांग्रेस को प्रेसिडेंट है। और उसमें कोई नोटिस नहीं है, उसमें कुछ नहीं कहा है कि मोदी जी ने क्या भाषण किया है जिससे आचार संहिता का उल्लंघन। उसमें उन्होंने कुछ राय दिया है कि आप अपने नेताओं से कहिए कि देशभक्ति वाला भाषण दे, आपके नेताओं से कहिए कि देश का माहौल खराब करने वाला भाषण न दें और मर्यादा का पालन करें। ये जिस तरह धार्मिक प्रवचन करने के लिए राजीव कुमार को बैठाया गया है, इनको तो चाहिए कि कम से कम 5 चुनाव से वंचित कर दे नरेंद्र मोदी जी को, ताकि अमित शाह को भी, ताकि योगी जी को भी, ताकि राजनाथ सिंह को भी एक सबक मिले कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके, श्मशान और कब्रिस्तान करके और मंगलसूत्र और मटन करके राजनीति नहीं। आपने रोजगार का नाम नहीं ले रहे, आप स्वास्थ्य और शिक्षा का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अग्निवीर सिस्टम को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप किसान आंदोलन में मरे हुए 700 किसान शहीदों के प्रति कुछ भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं। आप 2017 से 20 पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, अभी 4 दिन पहले की खबर है कि बेरोजगारी से तंग छात्रा ने इलाहाबाद में पंखे से लटक कर आत्महत्या की। किसी भी सभ्य समाज की सरकार की चूल्हे हिल जानी चाहिए कि हमारे घर की बेटियां जो किस मुसीबत में इलाहाबाद में पढ़ने आ रही और किस असुरक्षा में, कितने लफंगों और कितने दरिंदों के बीच वो जा रही पढ़ने लिखने और घर आ रही, स्टोव पे खाना बना रही, उनको पंखे से झूलना पड़ रहा है। इस पे कोई बहस नहीं होगी, बहस होगी इस पे मंगलसूत्र पे भैंस लेके चले जाएंगे, बैंक से पैसा निकाल लेंगे। इसमें चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी नहीं, चुनाव आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं। 4 तारीख के मतदान में न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जनादेश जाएगा, बल्कि ये जनादेश इस बात का है कि इस चुनाव आयोग को तत्काल भंग किया जाए और ईमानदार, पारदर्शी और एक जवाबदेह चुनाव आयोग, जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने की, नेहरू जी ने की, ऐसा चुनाव आयोग बनाया जाए। सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि NDA और इंडिया गठबंधन इस चुनाव में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मत है, 543 कुल सीटें हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गणित से कमजोर हूँ, अगर बता कहीं मैं
600 ना मेरा कुल आकलन हो जाए, तो आप समझिए कि 310 सीटें जो हैं हमारे गठबंधन को जा सकती हैं। या आप थोड़ा सा मॉडरेट हो जाइए तो आप 280-90 भी कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट नहीं के बराबर जीतते हैं। वो बहुत बड़ी कोई शख्सियत हो या बड़ा कोई विवाद हो, जैसे पप्पू यादव की एक सीट है पूर्णिया की, शायद जीत जाए, तो दो एक ऐसे, बाकी सारी सीटें जो है वो भाजपा वाले एनडीए को जाएगी, जिसमें भाजपा के एनडीए में भी एलाइज को जाएगी। वो एलाइज होंगे, जैसे कि बीजेडी उनके साथ कभी रहा, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं या और लोग हैं, वो कमजोर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम आज कह रहे हैं आपके कैलकुलेशन में कि वो भाजपा के गठबंधन की तरफ है, लेकिन भाजपा के गठबंधन जहां 140-50 तक आया, या जहां 140-50 नहीं मैं कह रहा हूँ, 200 के आसपास आया, वैसे ही ये सारे लोग छोड़कर भाजपा को चले जाएंगे। और भाजपा में आंतरिक सांगठनिक बदलाव के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुरंत ही विद्रोह के स्वर दिखाई पड़ेंगे। तुरंत ही भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मोदी और शाह जी को पार्टी से महत्व किनारे करने के लिए मांग उठाने लगेंगे। तुरंत ही इस देश का बुद्धिजीवी, अखबार संपादक और बेईमान चैनल वाले मोदी जी की तमाम काले कारनामे सामने लाना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है, जिसमें कि 300 के आसपास हमारा महागठबंधन ले जा रहा है, और बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री है। इसमें कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी है, इसमें कोई भी खरीद फरोख्त की संभावना नहीं, इसमें कोई भी द्रौपदी मुर्मू को कोई भी ऐसा चाल चलने की गुंजाइश नहीं कि इनको बुला लीजिएगा और फिर उसके बाद इनको 3 महीने का समय दे दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए, फिर इन सबको किसी बड़े जहाज में ले जाइए आप दुबई में, और वहाँ दुबई नहीं ले जाएंगे, बैंकॉक पटाया द्वीप में ले जाएंगे और अयाशी करवाएंगे। इस तरह की संभावना इस बार नहीं है। सर, एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये कैसे तैयार किया जाता है? या फिर जो एग्जिट पोल अभी आया है, जो 400 सीट दे रहा है भाजपा को हर जगह पर पूरे भारतवर्ष में, इस पर कैसे भरोसा करे आम आदमी? देखिए आलोक जी, अगर आप अभी आसन्न चुनावों को देखें तो यह चुनाव जो लोकसभा का अभी संपन्न हुआ, एक मैराथन चुनाव था, और जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बारे में अगर हम साफ साफ बात करें तो सेफोलॉजी राजनीति विज्ञान की एक शाखा है जो चुनाव के सर्वेक्षणों को विश्लेषित करती है, और वह एक पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम वो ह्यूमन ह्यूमनिटीज़ की एक नेचुरल साइंस जैसा तो नहीं उसमें ऑथेंटिसिटी होती, लेकिन वह सामाजिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनकी तरह प्रॉपर वो रिजल्ट देती है। अब ये निर्भर करता है कि आपने कैसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है। पूरे मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने का सवाल है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन की पूरी एक प्रविधि है, एक मैकेनिज्म है, और अगर वो गलती करता है तो उसका परिणाम भी गलत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल साइंस फेल हो गई। वही चीज़ सेफोलॉजी पर भी लागू होता है। अपने देश में सेफोलॉजी में जो बहुत कुछ काम किया वो CSDS और लोकनीत ने किया, और जब वो लोग करते रहे हैं तो वो पूरी ईमानदारी से अपने आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में भी डालते थे। आप इस पूरे जो एग्जिट पोल आया है कल, इसके आंकड़े इसलिए ही संदिग्ध हो जाते हैं कि एक भी सर्वे कराने वाली कंपनी ने अपने आंकड़े, अपने मैकेनिज्म को कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। इसी से लगता है कि ये सब प्री प्लान और प्लांटेड हैं, जो वर्तमान सत्ताधारी दल है उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप उन आंकड़ों को सार्वजनिक करेंगे तो पूरे मैकेनिज्म में कई चीजें होती हैं। एक तो ओवरऑल ये होता है कि आप 543 लोकसभा है, इतना विशाल देश है, और आप जो सर्वे किए, जितने लोगों को आपने सर्वे का हिस्सा बनाया, उनकी साइज क्या थी, और साइज में फिर डाइवर्सिटी थी कि नहीं थी। क्योंकि भारत जैसा देश जो एक अर्ध सामंती, अर्ध औद्योगिक और खेतिहर समाज है, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी किस तरह होनी चाहिए? डाइवर्सिटी से मेरा मतलब यह है कि एक तो क्षेत्रीयता के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनके सामाजिक समुदाय किस समुदाय से संबंध रखते हैं उसके आधार पर। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है वो केवल किसी एक बिंदु पर नहीं होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होती हैं। गुजरात का जो चुनाव होगा वो अलग होगा, वहाँ का जो पूरा स्विंग होगा वो अलग तरीके का होगा, उड़ीसा का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा।
क्योंकि भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है। और कम से कम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने आने के बाद भारत में अगर पूरे अखिल भारतीय स्वरूप पर हम ना भी कहें तो एक उन्होंने लहर, एक वेव पैदा करने की कोशिश की, और 2 चुनाव उन्होंने खास तरीके से मेरा मतलब यह है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वहां पर लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन उसको उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह कि मोदी एक हीमैन टाइप का, एक तारनहार टाइप का व्यक्ति आया है और उसके नाम पर पूरे देश में चुनाव हुआ। लेकिन यह चुनाव जो वर्तमान चुनाव है, मेरा मानना है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि यह पहला चुनाव है पिछले एक दशक में जो नॉर्मल पॉलिटिक्स की शुरुआत किया। इस चुनाव में पूरे देश में कहीं कोई वेव नहीं थी, कोई लहर नहीं थी, और जब लहर नहीं होती है तो आप बहुत कम लोगों से सर्वे ले करके और किसी भी तरीके का प्रोडिक्शन, किसी भी तरीके के परिणाम की घोषणा नहीं कर सकते हैं कि आप उबेर वाले, एक पत्रकार उबेर के कैब वाले, ओला वाले किसी में बैठे, आप उससे बात कर लिए, उसमें आपने निष्कर्ष निकाल लिया। क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है। और मैं एक अपने ही छोटे उदाहरण से आपको बताता हूं। जब मैं आज जहां रहता हूं, राहुल गांधी का क्षेत्र है, और वहां पर एक धोबी बिरादरी का जो प्रेस करता है वो वोट देने गया। मैं वोट दे के लौट रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या रहा, कैसा वोट रहा। वो मुझे देखा था सिर्फ, अब आओ भाव से जो भी उसके दिमाग में रहा, उसने कहा भैया अरे बस कमल को देना है, कमल को दे दिए। तो मैंने जब थोड़ा सा और आगे बढ़ के उससे मैंने पूछा कि कमल को क्यों दिए, कमल में ऐसी क्या चीज थी, तो कहा नहीं कमल को ही तो जीतना है। तो तब तक हमारे एक दूसरे मित्र आए, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, आपने साइकिल को जिता दिया। तुरंत उसने कहा कि अरे साइकिल पे तो मैंने भी दिया, हम तो सोचे भैया कमल वाले होंगे इसलिए हम तक। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो सर्वे करने वाले हैं, एक तो बड़ी अलग अलग सामाजिक हिस्सों में अलग अलग स्थितियां हैं, और वहां पर अब कुंडा में आप किसी से पूछेंगे तो राजा भैया जिसका भी समर्थक कर रहे होंगे, दूसरा जो गरीब तबके के लोग हैं, इंडिया गठबंधन को इस बार पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक और वंचित समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो ये इसके साथ खड़ा हुआ। तो तमाम सारे लोग हैं जो खुल करके कह ही नहीं सकते कि हम किसको वोट देंगे। तो आप किस आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे? मेरा मानना है कि अगर उनके आंकड़े को हम सही भी थोड़ी देर के लिए एक बहस के फारसे का आर्गुमेंट मान भी लें, तो उन्हीं लोगों के वो आंकड़े हैं जो वोकल हैं, और जो पिछले 10 सालों में मोदी ने एक निश्चित रूप से समाज के अंदर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की। जो जाम्बी हैं, जो भक्त हैं, जो भी उनको कहिए, वो वोकल हैं, और ये उन्हीं के द्वारा बोले गए आंकड़े हैं। आम आदमी ने तो बोला ही नहीं, कई जगहों पे लोग बोलते ही नहीं, उन्होंने वोट दिया, कोई लहर नहीं थी। तो मेरा मानना है कि पूरी तरह से फेक है पूरा का पूरा एग्जिट पोल, और इस पर जो सेफोलॉजी के मानक हैं वो हम यूरोपियन कंट्रीज से लेते हैं। अच्छा, यूरोपियन कंट्री एक सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे आपने कहा कि जो सोफोलॉजिस्ट होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है, सैंपल साइज होता है, और उस सैंपल साइज में विभिन्न वर्गों और जातियों के लोग शामिल होते हैं जी। और उस चूंकि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो था, इंडिया अलायंस का जो परंपरागत वोटर है, जैसे मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, ओबीसी में कुछ जातियां इस बार जो बीजेपी की परंपरागत वोटर रही वो भी शिफ्ट हुई हैं इस बार, खासकर मौर्य पटेल ने भी उनको वोट दिया। दलितों में कुछ लोग कह रहे हैं कि जाटो वोट लगभग 30% शिफ्ट हुआ है इंडिया गठबंधन में, पासी वोट भी लंबे एक बड़ी मात्रा में शिफ्ट हुआ है इंडिया गठबंधन में। तो ये जो पूरा, और हाँ, सवर्ण वोट जो है ज्यादातर जो है बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। और समाज में जो आपने जिस बात पर गौर किया, मैं और उसको और खुले तौर पर बात करूँ अगर, तो सवर्ण जो वर्ग है वो वर्ग सबसे ज्यादा वोकल है, वो बोलता है, वो बात रखता है। अगर कोई पूछे भाई किसको वोट दिए, तो खुलकर बताता है हमने फला फला पार्टी को वोट दिया है, उसको कोई डर नहीं, कोई उस तरह का उसकी कॉन्शियस नहीं होती है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि क्या इंडिया गठबंधन का जो परंपरागत वोटर था, अगर उससे सर्वे किया भी जाएगा तो वो चूंकि उसके अंदर वो वोकैलिटी नहीं है, उसके अंदर वो एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या ये सारी चीजें भी एग्जिट पोल को प्रभावित करती हैं? नहीं, बिल्कुल प्रभावित करती। मैंने 2 चीजें कहा, एक तो जो सर्वे का साइज है, फिर उसकी साइज से मेरा मतलब कि जो सर्वे में जो लोग भाग ले रहे हैं वो किस सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोशल डाइवर्सिटी क्या थी, वो लिंग के आधार पर कितने स्त्री पुरुष शामिल थे, शहरी थे कि ग्रामीण थे, फिर वो पहाड़ के थे कि मैदान के थे, भौगोलिक स्थिति क्या 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 रही है उनकी, और फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही है, किस आर्थिक वर्ग से वो लोग संबंध रखते हैं। तो तमाम सारे ये जो नॉर्म्स हैं इनका पालन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा जो नॉर्म्स होता है वो वोट शेयरिंग का होता है।
मूलतः 3 नॉर्म्स हैं। एक तो वोट शेयरिंग का हो गया। वोट शेयरिंग का भी भारत जैसे देश में, जहां आज कोई किसी पार्टी में है, सिंधिया कांग्रेस से पिछली बार लड़ा, अगर उसके पिछली बार के वोट को आधार बनाएंगे तो वो दूसरी बार भाजपा से लड़ जाता है। कल वो जो सपा से लड़ा था वो पहले भाजपा से लड़ा, भाजपा वाला कांग्रेस में आ गया। तो इस तरीके से किस वोट को आप आधार बनाएंगे? यहां वोट शेयरिंग का भी जो मामला, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। जैसा अभी आपने कहा, मायावती जी शुरू में लगा कि लड़ेंगी, लेकिन मायावती ने जैसे ही अपने भतीजे को सैक किया उस पोस्ट से, तो उसके तदोपरांत पूरा दलित वर्ग का एक बड़ा जागरूक तबका वो इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हुआ और इस नैरेटिव को कि भारतीय संविधान पर जो आसन खतरा है इसको पहले बचाना है और फिर मिशन और पार्टी बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर वोट शेयरिंग का पिछला आंकड़ा कहेंगे, पिछली बार सपा बसपा दोनों एक साथ लड़ी थी, उस आंकड़े को आधार नहीं बना सकते। तो एक तो ये हुआ। दूसरा होता है कि तमाम सारे सर्वे मिला करके उनका एक एवरेज निकाल लिया जाए। पिछले साल लगातार आप देख रहे हैं जितने सर्वे आ रहे हैं सबके सब गलत हो जा रहे हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने में भी ये दिक्कत आएगी कि जिन कंपनियों ने जो सर्वे कराया है, जिन एजेंसियों ने, वो आंकड़े भी गलत है, उनको भी आपने जोड़ लिया। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे, अभी कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, आपने वहां पर कांग्रेस को ज्यादा जगहों पर बढ़त दिखाई गई जो सर्वे आए थे। छत्तीसगढ़ में भी दिखाई गई, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई गई, राजस्थान तक में भी। हिमाचल में कांग्रेस को हारता दिखाया गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हारता दिखाया। बावजूद इसके उन चारों राज्यों पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीतता दिखाई दिया। हाँ। विधानसभा में 2022 में जो चुनाव हुआ, हाँ। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बताया कि भाजपा चुनाव जीत रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिर ममता बनर्जी ने उस चुनाव को जीता। हाँ, तो मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा कि पूरे के पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े ध्वस्त हो गए। एमपी में बीजेपी बहुमत में आती है, कांग्रेस का वोट शेयरिंग निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन सीटें उसकी कम हो गई। तो आप अब उन सारे आंकड़े तो ध्वस्त हो गए, उन्हीं सारे सर्वे को फिर आप आधार बना के उनका मीन निकाल रहे हैं, उनका औसत निकाल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 3 जो मैकेनिज्म है, जो पैराडाइम है एग्जिट पोल के, वो तीनों के तीनों भारत जैसे देश में बड़ी मेहनत की जरूरत है। जहां पर 543 सीटें हैं तो उन पर कोई महीनों का काम है, बहुत बड़ी टीम हो, तब निश्चित रूप से आंकड़े लाए जा सकते हैं। और अतीत में इस तरह से लोकनीति और सीएडीएस ने किया भी, लेकिन अब दोनों चीजें हैं। पूरा के पूरा मीडिया हाउस पिछले 10 साल से सत्ता के समर्थक हो चुके हैं। सत्ता के समर्थक ही नहीं बल्कि उनके इशारे पर अपनी पूरी की पूरी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जो न्यूनतम मर्यादा होती है, नाविका कुमार जैसे लोग जो कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, कम से कम आप एक पत्रकार हैं, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। कौन? अरे भाई 140 करोड़ की आबादी में कोई है ही नहीं, ये क्या बेवकूफी वाले सवाल पूछते हो? और भी प्रेसिडेंशियल फार्मा में। अरे एक मुझे याद है किसी से बात हो रही थी, वो एक्सपर्ट था, उसने कहा मोदी नहीं तो कौन? कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किताब चलाएगी क्या? बिल्कुल किताब चलाती है देश को। अरे वो देश रहा है जहां पर अद्भुत किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं कि भारत ने बहुत दिनों तक वो खड़ाऊ रख करके भी इस देश में शासन चलाया। बड़े रोचक ढंग से कहानी सुनाई जाती है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहें, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा? तब आप इसी से समझा जा सकता है कि यह पूरे आंकड़े पूरी तरीके से कहीं से निर्देशित हैं और जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने के लिए, क्योंकि जनता इस बार पूरे चुनाव को लीड की है और वह अगर उसके विपरीत परिणाम आएंगे तो जनता आक्रोशित हो सकती है, जनता विद्रोह कर सकती है। ये ना करे, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से डिफीट खाने के लिए या हारा हुआ की मनोदशा में लाने के लिए ये सब इस तरह के जो एग्जिट पोल लाए गए। आपने मीडिया की बात की, एग्जिट पोल में आज तक का जो एग्जिट पोल जारी हुआ उसमें अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और एक गुप्ता हैं जो एमडी है एक्सिस के, तीनों बातचीत कर रहे थे। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि सुधीर चौधरी ने इंडिया गठबंधन के बारे में थोड़ी बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तो इसको मानेगा नहीं। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हमारे चैनल पे इतने स्पेस देने की क्या जरूरत थी, भाषा क्या है? क्या ये किसी पत्रकार के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे लगता है कि आलोक जी इन सब चीज़ों में बहुत ही रिलेवेंट है। 10 साल से आप देख रहे हैं अंजना कश्यप के कौन कौन से वीडियो वायरल हुए जिसमें वो पता लगा कांग्रेस का प्रवक्ता प्रमुख विपक्षी दल का बोल रहा तो कह रहे हैं कि इसके डाउन करो। ये सब एक्सपोज हो चुके लोग हैं, उनकी अपनी नौकरी है, अपनी जरा सा भी न्यूनतम जो दायित्व बोध होता है उनमें भी वो नहीं रहा। एक चीज। दूसरा जो मुझे इस पूरे चुनाव में शिकायत रही है या मेरी लिए चिंता का विषय रहा, शिकायत क्या कहूँ, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, वह पूरे चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के रही है। चुनाव आयोग जो है
तो चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है वह इस देश के हर नागरिक के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। कारण कि टीएन सेशन के बाद जो एक कस्टम्स, जो एक ट्रेडिशन बनी थी, चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ काम करता था और चुनाव आयोग की वह तत्परता और प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की जो क्षमता थी वो कम से कम दक्षिण एशियाई देशों में, यूरोप में, तमाम सारे देशों में उसको यहाँ तक कि प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाने लगा। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि लगभग 68 से 70 सीट जो है एनडीए जीत रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में मैं खुद ग्राउंड पे गया और मैंने जितनी जगह बात की वहाँ पे मैं एंटी इनकम्बेंसी भी देखी, ये भी देखा कि छात्र नौजवान रोजगार जो हैं वो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। इसके बावजूद भी 68 से 70 सीटें, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें, जबकि पिछली बार पुलवामा जैसी घटना में उत्तर प्रदेश को हिंदी बेल्ट में ये माना जाता है कि ध्रुवीकरण सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और पुलवामा जैसी घटना 2019 में जब होती है तो उत्तर प्रदेश में 63 सीटें मिलती हैं, लेकिन इस बार ये 68 से 70 दे रहे हैं। क्या कहेंगे? मैंने सिर्फ आपसे शुरुआत में ही कहा कि यह पूरा चुनाव देश के पैमाने पर भी कोई वेव नहीं रही, कोई लहर नहीं रही है। इस बार का जो पूरा चुनाव है वह एक नॉर्मल, जो एक सामान्य राजनीति होती है उसके आधार पर पूरा संचालित हुआ, और जिसका जो मशाल है वो जनता खुद लेकर के चलने लगी थी। और जनता ने, इन्होंने जो प्रयास किया, अयोध्या में राम की मूर्ति का स्थापना, मंदिर का उद्घाटन, और उसको एक जनता को एक धर्मांधता की पूरे आग में झोंकने का प्रयास था कि, और इसके सहारे चुनाव पर आशातीत सफलता हासिल करने की, वह पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया। लोग अपनी निजी जिंदगी के जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने, और खास तौर से इंडिया गठबंधन का जो रिजर्वेशन है और संविधान बचाने का जो पूरा मामला था, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में वह बात आगे बढ़ी। इसके अलावा जो महंगाई है, रोजगार है, वह मुद्दा निश्चित रूप से उस पर जनता ने वोट किया। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा था जो मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन वह जन जागरूकता के अभाव में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो करप्शन था, वह उस तरीके से मुद्दा आम जनता के बीच में नहीं बन पाया। उसके कई कारण हो सकते हैं कि इस तरह के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो मुद्दे हैं वो आम जनता के बीच में ले जाए भी नहीं जा सके, और समयाभाव में उन्हें समझाया भी नहीं जा सका। तो और भारत जैसे पिछड़े समाज में जहाँ राजनीतिक जो कॉन्शसनेस है, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस उस तरह की है नहीं, तो यह मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी कोई संकीर्ण भावनाएं भड़का के वोट हासिल किए जाएं, यह जनता ने पूरी तरह से नकार दिया नरेंद्र मोदी की इस पूरी रणनीति को ही। आपको पता होगा कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से अपनी भूमिका को अदा नहीं कर पाया। मुझे याद है कि कल मैं सुन रहा था, कांग्रेस ने लगभग 117 शिकायतें की, जिसमें 117 में 17 शिकायतें प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थी, 8 योगी के खिलाफ है, 3 शिकायतें गृह मंत्री के खिलाफ है। किसी में भी चुनाव आयोग ने प्रॉपर कोई संज्ञान नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। तो यह हैरत अंगेज है, और इसीलिए जरूरत है कि जनता अगर अपने लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो जनता सचेत हुई और वोट दी। अब उसको मनोवैज्ञानिक रूप से डिफीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें असफल नहीं होंगे। परिणाम क्या आएंगे, कौन कितनी सीट पाएगा, मैं चूंकि ना इसका एक्सपर्ट हूं, ना इसमें मैं कोई भविष्यवाणी करना चाहूँगा, लेकिन संघर्ष समूचे देश में हुआ है। और जनता अगर इस बार किसी भी तरीके से कोई भी प्रशासनिक मशीनरी का घालमेल, मैं उस षड्यंत्र में विश्वास नहीं करता हूँ, ईवीएम है कौन सब में, मेरा इस पर कभी विश्वास नहीं रहा है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि प्रशासनिक मशीनरी का वोटिंग के दौरान भी दुरुपयोग हुआ है और काउंटिंग के दौरान भी हो सकता है। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन पहले से ज़्यादा सजग हो रहा है, प्रशिक्षित हो रहा है, और मुझे लगता है कि लोग यूं ही इस देश के संविधान और लोकतंत्र को जाने नहीं देंगे। लेकिन किसी भी जोर तोड़ से सरकार बना भी ली जाती है अगर बीजेपी के द्वारा, तब भी वह सरकार वो मनमानीपन और वो डिस्पोटिज्म, उसमें वो सर्वसत्तावाद नहीं होगा जो पिछले 10 साल से यह देश भोग रहा है, वो तो नहीं ही रहेगा। इतना मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। सर, एक सवाल जो कि मुख्य मीडिया में भी उछल रहा और जो पैरेलल मीडिया है उसने भी इस पर चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री 7वें चरण के जस्ट पहले तमिलनाडु में जाकर ध्यान लगाते हैं। ध्यान के साथ बाकायदे सैकड़ों कैमरे होते हैं और कैमरों की पूरी लाइव रिपोर्टिंग पूरा उनके यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर दिखाया जाता है, और चुनाव चल रहा है।
क्या ये आचार संहिता के हिसाब से जब चुनाव प्रचार बंद हो गया है, क्या ये उसका उल्लंघन है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आचार संहिता के उल्लंघन का। वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी कई जगहों पर उस समय उन्होंने दौरा किया था तो अपने जेब में कमल का फूल का वो बिल्ला, जिसको बोलचाल में कहते हैं, वो सिंबल लगा रखा था और उस समय के चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की थी। मुझे अभी भी याद है कि नोटिस जारी किया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ था तो वो हिमालय की हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में ही उत्तराखंड में ही कहीं पर वो पिछली बार भी गए थे और उसका सीधा प्रसारण हुआ केदारनाथ। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कोई पहली बार वो नहीं कर रहे हैं। इस बार भी जब प्रचार ना हो रहा हो तो कैसे प्रचार किया जाए, ये उनका एक पूरा जिसको कहेंगे कि बहुत ही तुच्छ किस्म का, बहुत ही घटिया किस्म का ये कारगुजारी है, गतिविधि है, जो इलेक्शन और आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। अब तकनीकी रूप से कितना है, क्योंकि उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें ठीक है, अगर वो ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करें। इस पर प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से शिकायत भी की गई थी कि भाई आप इसको प्रसारण से रोक लगाइए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं किया। चुनाव आयोग अगर तत्पर होता तो ये ऐसा करने की हिम्मत ना करते। तो मेरा मानना है कि अब जो भी सरकार आती है और जनता अगर पूरे दबाव बना करके, चुनाव आयोग में मूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जब तक चुनाव आयोग मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, आप तब तक यहाँ पूरा एक जो चुनाव ट्रांसपेरेंट ढंग से संपन्न हो, बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने इस चुनाव में देखा कि प्रशासनिक मशीनरी का कैसे दुरुपयोग, इंस्पेक्टर तक पहले होता था कि कलेक्टर से लेके होमगार्ड तक, सबसे छोटा कर्मचारी, कलेक्टर से लेकर के होमगार्ड तक पूरी तरीके से चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होते थे। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे सचेत रहा, शुरू से रहता था। मुझे याद है कि एक बार इलेक्शन हो रहा था, मुलायम सिंह देवरिया चले गए, तुरंत चुनाव वहां पर टीएन सेशन के समय ही था वो, उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू हुई और उन्होंने कहा बाकायदा वहां से हेलीकॉप्टर जो है छोड़ करके अपने निजी किसी वाहन से लखनऊ लो। इसी तरह से गृह मंत्री रहते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर गए हुए थे, तो उस समय के चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप सेकंड फ्लाइट से आइएगा। तो ये साहस था। तो ये जो ट्रेडिशन, एक ग्रेट ट्रेडिशन कायम हुई थी, इसको बचाने के लिए जो भी भावी सरकार बने और जनता अपने दबाव से, चुनाव आयोग में कम से कम जो न्यूनतम सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, उसको इनैक्टमेंट ला करके एक तरह से उसको डिलीट कर दिया गया, उसके निष्प्रभावी कर दिया गया। लेकिन इस तरीके से एक बड़े कॉलेजियम, मैं ये भी नहीं कहूँगा केवल प्राइम मिनिस्टर है, एक बड़ा कॉलेजियम हो 5-6 लोगों का, प्रमुख लोगों का, और उसके द्वारा अपॉइंट किया जाए। नहीं तो इस तरह से, क्योंकि चुनाव आयुक्त अगर मजबूत नहीं होगा तो जनता के संघर्षों का फिर वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और इससे क्या होगा कि लगातार नरेंद्र मोदी की पूरी एक रणनीति होती है कि वो जनता के पूरे दिमाग को हाईजैक करना चाहता है। लोग कहते हैं वो ईवीएम हैक होता है ना, वो दिमाग को ही हाईजैक कर लेता है। अब ये जो पूरा इस समय माहौल चल रहा है, आपको एक पराजित मनोदशा में ले आने के लिए, जो उनके वर्क्स, चाहे वो जनता रहा हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हो, चाहे राजनीतिक दल रहे हो, जिन्होंने काम किया है, उनके मन मस्तिष्क में यह बिठा देना है कि हम अपराजेय हैं और हमारे खिलाफ तुमने कोई भी अगर गतिविधि शुरू की तो पहले तो बड़ी एजेंसियों के द्वारा आपको ठीक कर देंगे, नहीं माने तो पैसा दे के ठीक कर देंगे, और नहीं माने तो 3 तिकड़म से भी आपको ठीक करेंगे, ताकि ये मान लें कि हम इनविंसिबल हैं, हम अपराजेय हैं, ये मानिए आप। तो यह बहुत, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये सामंती एटीट्यूड होता है, ये फ्यूडल सिंड्रोम है, इसको खत्म करना होगा। तो ये थे रमेश जी, और इसके पहले के किराय सर ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कितने सच हैं वो तो 4 जून को सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया एग्जिट पोल के लेकर चारों तरफ हो हल्ला कर रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि गोदी मीडिया के पापा जो हैं उनके प्रेशर में सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जनता जागरूक है, आम कार्यकर्ता भी जागरूक है। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया है कि आप सचेत रहें, बूथ पर सशक्त रहें, ताकि चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। विदा लेते हैं, नमस्कार।